शिक्षण विभाग आयोजित ऑनलाईन अध्ययन तासिकेत आपले सहर्ष स्वागत आहे. आज जो पाठ जो पॅसेज आपल्याला बघायचा आहे, मी रामदास तिडके, टिळकनगर, मनपा माध्यमिक शाळा चेंबूर 89 इथे मराठी विषयाचं अध्यापन करतोय. आणि आज जो विषय आपण बघणार आहोत तो अपठित गद्य उतारा. अपठित गद्य उतारा याने प्रश्न पहिला जो कृतिपत्रिका में रहता है, एक प्रश्न एक गद्य, उसमें से ए प्रश्न क्रमांक ई, एक ई अपठित गद्य उतारा। आज इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है. सर्वात महत्वाची गोष्ट ही आहे की हा जो अपठित गद्य उतारा असतो तो पुस्तकाच्या बाहेरचा असतो, पुस्तकातला नसतो. अपठित यानी आपने इसे पहले कभी देखा नहीं होता है. जब भी आप प्रश्न पहला सॉल्व करते हो, प्रश्न एक का लिखते हो, आ लिखते हो, तो दोनों पैसेज क्या होते हैं अपने किताब में होते हैं. अपने पाठ से उसका ऊपर सवाल आते हैं, वो आपको लिखने होते हैं. लेकिन प्रश्न क्रमांक एक ई जो है ये अपठित गद्य उतारा है. इसका जो प्रश्न उत्तर सॉल्व करने हैं उसको आप पहले तो इस अपठित गद्य उतारों को क्या करना है, आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है. अपठित यानी इससे पहले अभी कभी आपने कभी देखा नहीं होता है, इसीलिए बहुत सारे बच्चे होते हैं कि हाँ ये तो किताब में भी नहीं है, कहाँ से आ गया, हमने तो उसे देखा भी नहीं. लेकिन ये किताब के बाहर से किसी मैगजीन से या न्यूज़पेपर से या किसी कादम्बरी से या दूसरी किताब से वो आपके लिए 4 मार्क के लिए वो उधर दिया जाता है. आता हा अपठित गद्य उतारा, सर्वात महत्वाची गोष्ट ही आहे की हा अपठित गद्य उतारा वाचत असताना उतारा काळजीपूर्वक वाचणे. हा जो अपठित अपठित म्हणजे कधी तुम्ही न वाचलेला, न पाहिलेला, न बघितलेला, पहिल्यांदाच तो तुमच्या नजरेसमोर आलेला असतो, तोही डायरेक्ट कृतीपत्रिकेत. आणि मग मुलं गोंधळून जातात. मुलांना वाटतं हे आपण कधी पाहिलंय, आपण याला कधी वाचलेलं नाही, हा पुस्तकात पण नाही, कुठल्या पाठातला आला, काय झालं, हे मुलांना कळत नाही. आणि बरेच मुलं हे न लिहिता काय करतात, गोंधळून जाऊन हा उतारा छोड़ून देतात. बिना लिखे हुए इस पैसेज को क्या करते हैं बच्चे सारे छोड़ देते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये उन्होंने हमने कभी देखा नहीं है, पाठ में नहीं है, किताब में नहीं है, कौन सी किताब का है. लेकिन ये अपठित यानी किताब की बाहर का होता है, जो आपको उसके ऊपर पूछे गए सवालों को हल करना होता है. सबसे महत्वपूर्ण, जब भी इस पैसेज आप पढ़ेंगे जो भी कृति पत्र, तो वो उस जो पैसेज है वो ध्यान से उसको पढ़ना चाहिए. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे की तो पाठाच्या बाहेरचा असतो, तुमच्या नजरेत आलेला नसतो, आपने कभी उसे देखा नहीं होता है, इसीलिए उसे ध्यान से पढ़ना जरूरी रहता है. और उसे ध्यान से पढ़कर ही उस एक एक थीम को, एक एक लाइन को उसको अंडरलाइन करके जो उसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं उसका जो है वो क्या करना पड़ता है आपको, उसके आंसर आपको लिखने पड़ते हैं. आंसर लिखना है इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं से भी कैसे आंसर लिखोगे. उस जो पैसेज जो आपने पढ़ा है उसकी जो कल्पना है, वो जो उसका संदेश आपको दिया गया है, उसी से ऊपर आधारित ही वो आंसर्स कम से कम शब्दों में होने चाहिए. आणि आकलन करतीचे उत्तर सुद्धा काय करावे लागेल तुम्हाला, अचूक लिहावे लागेल. आकलन तुम्हाला किती झालं, उत्तर पैसेज पढ़ने के बाद आपको कितने ध्यान में रहा, उसके ऊपर जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें क्या संदेश दिया है, वो जो आकलन हुआ है आपके ध्यान में कितना है, उसके ऊपर जो कृति करनी होती है उसका उत्तर भी आपको कम एक ही शब्दों में अचूक यानी बरोबर क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे देखते ही, इस पैसेज को देखते ही हड़बड़ाने का नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने का, क्योंकि किताब के बाहर का रहता है. 4 नंबर के लिए रहता है प्रश्न पहला ई. और सबसे ध्यानपूर्वक बात है, ये उतारा इतना पैसेज महत्वपूर्ण है कि इसका ही आपको फिर प्रश्न 5 में क्या करना पड़ता है, सारांश लेखन भी करना पड़ता है. सारांश लेखन भी इसी पैसेज से आपको करना पड़ता है. जब प्रश्न 5 में ई, प्रश्न 5 उपयोजित लेखन में लिखा है कि सारांश लेखन करो, सारांश लेखन लिखो, तो आपको गद्य क्रमांक प्रश्न क्रमांक 1 ई का ही सारांश लेखन भी करना पड़ता है. यही पैसेज रहता है जिसको आप 4 नंबर इसके आंसर लिखने के भी मिलते हैं और 6 नंबर इसका सारांश लेखन करने के भी मिलते हैं. इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे छोड़ने का नहीं.
बस बात इतनी ध्यान में रखना क्या है, ये जो है वो अपने किताब से नहीं होता है। अपठित यानी इसे हमने कभी देखा नहीं होता है, पढ़ा नहीं होता है, मालूम नहीं रहता है, कहीं से उठा के आपने एग्जाम में उसको अपने कृति पत्रिका में उसको समाविष्ट किया जाता है। और फिर उसे छोटा उतारा रहता है, बहुत ही छोटा रहता है, एक 120 100 शब्दों का या ज्यादा से ज्यादा 120 वर्ड का रहता है। तो उसी शब्द को उसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ने के बाद जितना के ऊपर जो महत्वपूर्ण बात है उसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। और उसके ऊपर जो नीचे सवाल पूछे जाते हैं प्रश्न क्रमांक 1 में, जो उस पढ़ने के बाद जो सवाल पूछे जाते हैं वो उसके बराबर उसी पैसेज के आधारित आपको आंसर लिखने होते हैं। और जो आकलन करती पूछी जाती है उसका भी क्या करना पड़ता है, अचूक यानी बराबर उत्तर कम शब्दों में आपको लिखना पड़ता है। और फिर बाद में यही पैसेज है जो कि हमें उसका सारांश लेखन भी करना पड़ता है, जो कि 6 मार्क के लिए होता है। सारांश लेखन कैसे करना है ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। ये पाठ पठित गद्य उतारा इसका भी मैंने इससे पहले 4 दिसंबर को लेक्चर लिया है। मैं दोबारा इसको रिवीजन कर रहा हूँ, दोबारा दोहरा रहा हूँ। तो सबसे महत्वपूर्ण ये बात है, इसे हड़बड़ाने का नहीं, कंफ्यूज होने का नहीं। जो प्रश्न पूछे जाते हैं पढ़कर इसके सवाल हल करने हैं, 4 नंबर आपको उधर की उधर मिल जाएंगे। और फिर जब उपयुक्त लेखन करने की बारी आती है, जब आपको सारांश लेखन करना होता है, तो इसी पैसेज का भी क्या करना होता है, फिर आपको 40 या 35 शब्दों में सारांश लेखन भी करना पड़ता है। ये दोनों बातें आपके सामने मैंने पिछले लेक्चर में रखी थी, दोनों के बारे में भी बताया गया था। फिर एक बार दोहराता हूँ कि अपठित गद्य उतारा क्या होता है। अपठित गद्य उतारा जो बाहर से आता है उसको ये करना, अपने को काळजीपूर्वक ध्यान से पढ़कर उसके ऊपर जो प्रश्न पूछे गए हैं उस वो उत्तर आपको उसी पैसेज के ऊपर लिखने पड़ते हैं। अभी उतारा क्रमांक जो है 1 ई में जो है, देखो ये उतारा दिया है मैंने आपको कृति करने के लिए बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल के लिए पुढील अपठित गद्य उतार्याच्या आधारे दिलेल्या सूचनानुसार काय करा, कृति करा। काय करायची आहे, कृति करायची आहे। पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस उतारे को ध्यान पूर्वक क्या करना है, हमको पढ़ना है, फिर उसको समझना है। मैं समझ के दूंगा, उसका आकलन आपको होना चाहिए। फिर उसके ऊपर जो सवाल है वो क्या करने होते हैं, आपको जो कृति पूछी जाती है वो उसको लिखना पड़ता है। आता बघा प्रश्न क्रमांक 1 ई, आपने असवाल किया होता है। प्रश्न क्रमांक आप पाठ के ऊपर रहता है, ई जो है वो किताब से बाहर का है। अब इसको पढ़ना है हमें ध्यान से। एक फुलांचे होते व त्याच्या शेजारी एक दगडाचे गाव होते। एक गाव फुलाचे होते व त्याच्या शेजारी एक दगडाचे गाव होते। फुलाची मने कोमल, निरागस, सुगंधी व नाजूक होती। दगडांचा स्वभाव मात्र कठोर, गर्विष्ठ, क्रूर व हिंसक होता। एकदा दगडाने फुलाकडे तक्रार केली की फुलाने त्यांचा गाव सोडून निघून जावे। फुले म्हणाली, आमचा दोष काय? दगड म्हणाले, तुमचा प्रामाणिकपणा, भोळेपणा व दयाळूपणा आम्हाला आवडला नाही। विशेष म्हणजे तुमचा सुगंध आमच्या गावात पसरतो, ते बिलकुल आवडत नाही। तुम्ही ताबडतोब इथून निघा, नाही तर आम्ही तुम्हाला ठेचून काढू। फुले नम्रपणे इतकेच म्हणाली, तुम्ही खुशाल आम्हाला ठेचा, जेवढे तुम्ही आम्हाला ठेचाल तेवढा सुवास जास्त पसरेल। दगडाने केली ती हिंसा आणि फुलांनी सांगितली ती काय, अहिंसा। ऐसा ये इतना छोटा पैसेज है, इसे हमने ध्यान पूर्वक पढ़ा। अब इसका मैं आपको मतलब बता रहा हूँ कि क्या है। एक हिंदी में ट्रांसलेशन करके बोल रहा बता रहा हूँ, लेकिन ये सब बताते नहीं, फिर भी आपके समझ में आने के लिए। एक गांव फूल का और उसके एक नजदीक ही उसके पड़ोस में दूसरा जो गांव रहता है वो पत्थरों का रहता है। अब फूल आपको मालूम है फूल कैसे रहते हैं, कोमल, निरागस, सुगंध देना उनका काम है। फूल वैसे रहते हैं और फूल नाजुक भी रहते हैं। अब दगड़ कैसे, पत्थर कैसे रहते हैं, पत्थर यानी दगड़ कैसे रहते हैं, खरबड़, गर्विष्ठ, कठोर, क्रूर।
हिंसक पत्थरों के वही गुणधर्म होते हैं। एकदा दगडाने फुलांकडे तक्रार केली और एक बार पत्थर क्या करते, फूलों की तरफ तकरार करते हैं कि हमारा गांव छोड़ के आप चले जाओ। तो फूल बोलते हैं पत्थरों को, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं हमें जाने के लिए, इसमें हमारा दोष क्या है? तो पत्थर बोलते हैं कि काय आप बहुत ज्यादा प्रामाणिक हो और भोले भी हो, उस आप में दयालु सत्य भरी हुई है, ये जो बात है आपकी गुण है, ये हमें क्या है, पसंद नहीं है। क्या? जो आपके गुण है, प्रामाणिकपना, भोलेपना, दयाळूपना, ये आपके गुण है किसके? फूलों के, ये हमें पसंद नाही आहे। विशेष म्हणजे तुमचा सुगंध आमच्या गावात पसरतो आणि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका जो सुगंध है, आपकी जो खुशबू है, वो हमारे गांव में आती है। तो बिल्कुल ये किसी हम लोगों को पसंद नहीं है। आप जल्दी से जल्दी यहाँ से क्या करो, निकल जाओ, नहीं तो हम आपके क्या करेंगे, पकड़कर के मारेंगे। तुम्ही खुशाल आम्हाला ठेचा, ठेचा म्हणजे काय, मारा, जेवढे तुम्ही आम्हाला ठेचाल तेवढा सुवास जास्त पसरेल। दगडाने केली ती हिंसा, दगडाने केली ती हिंसा, फुलांनी सांगितली ती अहिंसा। आणि फूल म्हणतात ये तो हमारे गुणधर्म है, कौन से? भोलेपना, दयालुपना, खुशबू देना, सुगंध देने। आप हमें पीटना है तो पीट सकते हो, मारना है तो मार सकते हो, इससे क्या होगा, हमारा सुगंध ज्यादा ही क्या होगा, खुशबू फैल जाएगी सब जगह पे, इधर उधर। पत्थर जो कर रहे हैं वो मारने की बात कर रहे हैं, यानी हिंसा की बात कर रहे हैं, और फूल जो बात कर रहे हो आप, कोमलता की बात कर रहे हैं, आपको मारना है तो मार सकते हो। फूल जो कर रहे हो अहिंसा की बात कर रहे हैं। तो हिंसा और अहिंसा का बहुत सारा महत्व रहता है। महात्मा गांधी जी ने भी हमें बताया गया था कि अहिंसा क्या होती है। हिंसा करने से पाप बढ़ता है, हिंसा करने से कोई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं निकलता, बल्कि अहिंसा से क्या होता है, अपने काम पर हो जाता है। तो एक पत्थर और फूलों के बीच में जो संवाद है उसको यहाँ बताया है। पत्थरों के कौन से गुणधर्म है, फूलों के कौन से गुणधर्म है, ये यहाँ इस पैसेज में बताए हैं। अभी उसी के ऊपर ही आप कुछ सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे इसके ऊपर वो फिर सवाल पूछे जाएंगे की काय आहेत फुलाचे गुण, फुलाचे गुण कोणते आहेत, दगडांना फुलाचे गुण का आवडत नव्हते, असा प्रश्न आला तर तुम्हाला ते उत्तर लिहिता आलं पाहिजे। आता फुलाचे गुण कोणते होते, इथे सांगितले फुलांचे गुण कोणते होते, भोळेपणा, दयाळूपणा, सुगंध देणे, हे काय होते, फुलांचे गुण होते। पण प्रश्न कसा आहे, दगडांना फुलांचे हे गुण आवडत नव्हते। कोणते गुण, फुलांचे कोणते गुण होते, जो कि पत्थरों को नहीं पसंद थे। फूलों का कौन सा गुण, पत्थरों को फूल के कौन से गुण पसंद नहीं थे। तो इससे ये ऐसा सवाल यहाँ मैंने दिया है। तो आपको इधर इस पैसेज में लिखना है कि फूलों के गुण कौन से हैं, वही गुण जो फूलों के रहते हैं वो क्या पत्थरों को पसंद नहीं थे। तो दगडांना फुलाचे हे गुण आवडत नव्हते। कुठले गुण, प्रामाणिकपणा, भोळेपणा, दयाळूपणा काय आवडत नव्हता। कुठले गुण आवडत नव्हते, आकलन करती एक मध्ये प्रामाणिकपणा, फूलों का कौन से गुण थे जो पत्थरों को पसंद नहीं थे, प्रामाणिकपणा, भोळेपना, दयाळूपना आणि फुलाचा सुगंध। ये इतना लिखने के बाद आपको वहां 2 नंबर आपके बन जाते हैं, 2 नंबर आपको मिलते हैं। आकलन कृती 2, आकलन कृती 1 मध्ये आपण बघितलंय की दगडांना फुलाचे कुठले गुण आवडत नव्हते। आपण पॅसेज काळजीपूर्वक वाचला, ध्यान से पढ़ने के बाद फूलों के कौन से गुण थे, पत्थरों के कौन से गुण थे, ये हमने देख लिए। पत्थरों के गुण थे गर्विष्ठपणा, कडक टोचन असले किंवा खरबड असणे किंवा क्रूर आणि हिंसक, हे काय होते, दगडांचे गुण होते। फुलांचे गुण कुठले होते, कोमलपणा, प्रामाणिकपणा, भोळेपणा आणि सुगंधी असणे। आणि आकलन करतेमध्ये आपण त्याचं उत्तर सुद्धा बघितलेलं आहे की दगडांना फुलाची कुठले गुण आवडत नव्हते, तर प्रामाणिकपणा, भोळेपणा आणि फुलांना सुगंधी असणे हे गुण दगडांना आवडत नव्हते। आता आकलन करती 2, हिंसा आणि अहिंसा, या दोघातील फरक सांगा। आता काय फरक आहे हिंसा आणि अहिंसा म्हणजे, काय फरक आहे? हिंसेने काय होतं, माणसाचं मन दुखवलं जातं। अहिंसा काय असते, प्रेमाने समोरच्याचे करणं। कुणी किती, कोई कितने भी गुस्से में रहेगा तो उसे अगर हम शांत तरीके से बात करेंगे तो उसका गुस्सा भी हम शांत करने, उस ठंड करने में कामयाब
हो जाती है। तो हिंसा आणि अहिंसा या दोघातील फरक सांगा, या आपको थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा। हिंसा क्या होती है और अहिंसा क्या होती है, हिंसा में करने से क्या फरक होता है और अहिंसा से मानव जीवन में क्या फरक होता है। तो आकलन कृती में नंबर 2 के इधर दिया है, हिंसा आणि अहिंसा या दोघातील खूप फरक आहे। गांधीजीचे असे मत होते की हिंसा ही कुठल्या ठिकाणी बरोबर नहीं, और हिंसा और अहिंसा दूसरी जो आकलन करके देख रहे हैं हम जैसे 2 मार्क के लिए, उसमें आपको बताया है कि हिंसा और अहिंसा का फर्क क्या है। तो इसका आंसर आपको ऐसे लिखना होगा, आपके मन से वो लिखना होता है। हिंसा आणि अहिंसा या दोघात खूप फरक आहे। गांधीजीचे असे मत होते की हिंसा ही कुठल्याच ठिकाणी बरोबर नहीं, हिंसा और अहिंसा में बहुत फर्क है। और महात्मा गांधी जी परम पूज्य बापू जी का भी यही मत था कि हिंसा कौन से भी जगह पे क्या है वो बराबर नहीं, ठिकाण जो है उसका मतलब बराबर नहीं। ज्यावेळी आपल्या मनामध्ये ज्यावेळी जब जब हमारे मन में अशुभ भाव उत्पन्न होते हैं, म्हणजे ज्या ज्या वेळी आपल्या मनामध्ये अशुभ भाव उत्पन्न होतात, अशुभ भाव त्यावेळी आपल्याच आत्म्याची हिंसा होत असते। और जब जब हमारे कोमल हृदय में कोमल मन में जब जब हिंसा की बात आती है तो क्या होता है, अशुभ भाव उत्पन्न होते हैं। तो क्या होता है, हम एक प्रकार की हमारी आत्मा की हृदय की हमारे जीव की हिंसा ही करते हैं, ऐसा उनका कहना है। राग द्वेषाच्या अधीन हो अगर निष्काळजीपणामुळे मनुष्य जेव्हा दुसऱ्याच्या जीवाला दुःख देतो तेव्हा हे कृती ही हिंसा या संज्ञेस पात्र होते। और आदमी को जब भी गुस्सा आता है, जब वो दूसरे का द्वेष करने लगता है, मारपीट करने लगता है, गुस्सा के अधीन हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, तो उस गुस्से को काबू में नहीं रख पाते और दूसरे को दुख देते हैं। दूसरे जीवाला म्हणजे कोई भी जो रहता है वो दूसरे दुख को देते हैं, तकलीफ देते हैं, दुख देते हैं, तेव्हा उस कृती को हम क्या कहते हैं, हिंसा ही कहते हैं। और यो हिंसा आपल्याला काय होते, पात्र होते। त्याच्या उलट अहिंसा हा मनुष्याचा स्थायी भाव असल्याने त्याचे प्रश्न सुटतात। आणि काय आहे मनुष्याचा स्थायी भाव कोणता आहे मग, अहिंसा। अहिंसा हा काय आहे, मनुष्याचा स्थायी भाव आहे। त्यामुळे हम जटिल से जटिल प्रश्न भी चुप रहने से मतलब गुस्सा ना करने से छोड़ सकते हैं। तर हिंसेने प्रश्न अधिक अधिक विकट होत राहतात आणि हिंसा से क्या होते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा दुश्मनी को बढ़ावा देते हैं। गुस्से से काम चलता नहीं है, गुस्सा कम टाइम रहता है लेकिन बहुत बड़ी नुकसान करता है। इसीलिए हिंसा से कोई प्रश्न हल नहीं होते और वही फिर हमें प्रॉब्लम में फंसा देते हैं। अब आणि त्याच बरोबर अहिंसेने मनुष्यात काय होतो, बदल होतो। अहिंसेने काय होतो, मनुष्यात बदल होतो। अहिंसा मनुष्यांमधले परस्पराचे प्रेम नाते पक्के करते। हिंसेने काय होतो, आदमी का मन तकलीफ होती है। तो अहिंसा से क्या होती है, इंसान के मन में प्रेम का रिश्ता, प्यार का रिश्ता पक्का होता है। ये अहिंसा और हिंसा का बारे में जो यहाँ फर्क बताया है वो दूसरे आकलन करते में आपको बताया गया है। अब उदाहरण क्रमांक 2 दूसरा पैसेज दिया है, उसी तरह से है ये भी। इसको भी हमसे क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। प्रश्न क्रमांक पहला ई, तो उदाहरण के लिए दूसरा पैसेज है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ के उसके ऊपर भी जो सवाल दिए हैं उसको क्या करना है, हमको सवाल देखना है कि इसमें क्या है। मानवी जीवन विकासात शिक्षणाला महत्वपूर्ण स्थान आहे। मैंने इससे पहले भी बताया है, मानवी जीवन विकासात शिक्षणाला महत्वपूर्ण स्थान आहे। शिक्षण मानवाच्या मानसिक व बौद्धिक शक्तीचा विकास करते। शिक्षण मानवाच्या मानसिक व बौद्धिक शक्तीचा विकास करते। शिक्षणाशिवाय माणूस पशु समान होतो। स्त्री आणि पुरुष या दोघांनी शिक्षण घेणे अत्यंत आवश्यक आहे। जर स्त्रियांना शिक्षण देण्यात आले नाही तर अधिक अधिक समाज मागासलेला राहील। आजकाल जगातील पुष्कळशा भागात आपणा स्त्री शिक्षणाचे चांगले परिणाम दिसून येतात। परिणामतः पुष्कळ वाईट रीतीभाती आणि अंधश्रद्धा समाजातून वेगाने नाहीशा होत आहेत। राष्ट्रीय विकासाच्या प्रत्येक क्षेत्रात आज स्त्रिया पुरुषाच्या बरोबरीने काम करत आहेत
आणि त्याचबरोबरीने जबाबदारीच्या कामात त्या मदत करीत आहेत. शिक्षण का महत्व क्या है, शिक्षण किसे देना चाहिए, स्त्री पुरुष समानता, इसके बारे में इस पैसेज में क्या किया है, बताया गया है। शिक्षण की जरूरत किसे होती है, शिक्षण का महत्व क्या है, ये पढ़ने के बाद ये दो बातें तो हमारे इस पैसेज पढ़ने के बाद समझ में आती है। तर पैसेजचा अर्थ असा आहे कि मानवी जीवन में क्या है, मानवी जो जीवन है हमारा उसमें पढ़ाई को एक महत्वपूर्ण स्थान है। आणि पढ़ाई ही काय, शिक्षणाने माणसाचा सर्वांगीण विकास होतो, मानसिक विकास होतो, बौद्धिक विकास होतो। शिक्षण से क्या होता है, मानव का मानसिक, बौद्धिक और इतर बहुत सारी शक्तियों का क्या होता है, विकास हो जाता है, इंसान डेवलप हो जाता है। शिक्षण शिवाय मानुस पशु समान होतो। अगर हम पढ़ते नहीं तो पशु सामान्याने, बिना पढ़ाई का इंसान पशु सामान्याने राक्षस समान होता है। स्त्री आणि पुरुष या दोघांनाही शिक्षण घेणे अत्यंत आवश्यक है। और शिक्षण खाली पुरुष को ही नहीं, स्त्री पुरुष, लेडीज और जेंट्स, जेंट्स और लेडीज दोनों को भी लेना क्या है, अत्यंत इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। जर स्त्रियांना शिक्षण देण्यात आले नहीं, अगर महिलाओं को शिक्षा नहीं देते हैं तो अर्धार्धिक समाज यानी देश की आधी जनसंख्या क्या हो जाएगी, मागास तरीके से वो रहेगी, मागास के लिए रहेगी, उनका कोई विकास नहीं होगा। इसलिए महिलाओं को भी पढ़ाई करना, पढ़ाई देना, शिक्षण देना जरूरी है। आजकाल जगातील पुष्कळशा भागात आपण स्त्री शिक्षणाचे चांगले परिणाम दिसून येतात। और आजकल सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको मालूम है, जब एचएससी का रिजल्ट लगता है, 10वीं का रिजल्ट लगता है, तो लड़कियां ही ज्यादा परसेंटेज मार्क लेती है। तो पूरे वर्ल्ड में ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, स्त्री शिक्षण यानी लेडीज एजुकेशन की ही क्या होती है, अच्छे खासे परिणाम मिळणे लगे है। परिणामतः पुष्कळ वाईट आणि अंधश्रद्धा समाजातून वेगाने नाहीशा होत आहेत। आणि त्यामुळे मुलगी शिकली, प्रगती झाली, त्याप्रमाणे आजकाल बऱ्याच अंधश्रद्धा आहेत त्या महिला शिकत असल्यामुळे त्या समाजातून त्या नष्ट पावत आहेत। राष्ट्रीय विकासाच्या प्रत्येक क्षेत्रात आज स्त्रिया बरोबरीने काम करत आहेत। आणि हर कोई भी फील्ड होने दो, जिसके प्रधानमंत्री होने दो, राष्ट्रपति होने दो, एक्टर होने दो, राइटर होने दो, डांसर होने दो, इंजीनियर, कलेक्टर, डॉक्टर, इस हर क्षेत्र में, हर फील्ड में क्या हो रही है, महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। और वो भी लड़कों के साथ, जेंट्स के साथ खांदों से खांदा मिला के वो काम करने लगी है। आणि त्याचबरोबरीने जबाबदारीच्या कामात देखील काय करत आहे, त्या मदत करत आहे। तो इस पैसेज में लेडीज लोगों की पढ़ाई के बारे में, शिक्षण का महत्व और स्त्री शिक्षण का महत्व, शिक्षणों के साथ साथ स्त्री शिक्षण देने से क्या होता है, ये सब इस पैसेज में क्या किया है, बताया गया है। तो इसके ऊपर आप नीचे जो आकलन कृती दी है उसमें एक सवाल पूछा गया है की या घटकांना शिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे। आता मी तुम्हाला सांगितलं होतं की कुठल्या घटकांना शिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे, तर स्त्री आणि पुरुष दोनों को भी क्या है, पढ़ाई जरूरी है। शिक्षणाने माणसाचा सर्वांगीण विकास होतो। तो जो हमारा आकलन कृति का पहला प्रश्न है, 2 मार्क के लिए पूछा गया है, उसमें या घटकांना शिक्षण देने की आवश्यकता है, एक में स्त्री आएगा और एक बॉक्स में क्या आएगा, पुरुष आएगा। आकलन कृती 2 इथे दिलेले सेकंड लाइन में ही है, स्त्री आणि पुरुष या दोघांनाही शिक्षण घेणे आवश्यक आहे, घटक। तो इथे या घटकांना दूसरे लाइन में ही हमारा पहले सवाल का जवाब मिलता है। ऐसे आपको क्या करना पड़ता है, आंसर ढूंढने होते हैं। आकलन करती एका वाक्यात उत्तरे लिहा। मानव जीवन विकासात महत्वाचे स्थान कोणाचे आहे, पहले ही लाइन में इसका आंसर है। आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो बरोबर आपको समझ में आएगा कि मानवीय जीवन विकास में किसका महत्वपूर्ण स्थान है। पहले ही लाइन में इधर उसका आंसर है, मानवीय जीवन विकासात शिक्षणाला महत्वपूर्ण स्थान आहे। तो इधर क्या आएगा, पहले प्रश्न का उत्तर फिर मानवी जीवन विकासात काय आहे, शिक्षणाला महत्वाचे स्थान आहे। समजलं। आता दुसरं, कोणाच्या शिक्षणामुळे जगात चांगले परिणाम होतात, बघा इथे आहे, स्त्री शिक्षण चांगले परिणाम दिसून येतात। क्या चौथी लाइन 1 2 3 चौथी लाइन में ही हमारे दूसरे सवाल का जवाब है। इसीलिए आप पैसेज ध्यान से पढ़ेंगे ना, आपके बराबर समझ में आएगा। देखो, स्त्री शिक्षणाचे चांगले परिणाम दिसून येतात, कोणाच्या शिक्षणामुळे जगात चांगले परिणाम दिसून येतात, उत्तर काय येईल, स्त्री शिक्षणामुळे आज जगातील पुष्कळ भागात चांगले परिणाम दिसून येतात। इतनी आसान बात है,
इसे छोड़ना नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि ये हमने किताब में नहीं पढ़ा है, फिर उसको छोड़ देते हैं और फिर आपके 4 मार्क खाली पीली आपके हाथ से निकल जाते हैं। ये पैसेज इतना इम्पोर्टेंट है रहता है प्रश्न पहला ही, इसके ऊपर ही आपको फिर उपयोजित लेखन में उसका सारांश लेखन भी करना पड़ता है। इसलिए बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि इसे ना छोड़िए, ये आपके नंबर बढ़ाता है, साथ में ही आपको नंबर काउंट करने में बहुत महत्वपूर्ण पैसेज है। इसलिए प्रश्न सॉल्व करते समय प्रश्न पहला ही इसके सवाल इसे ध्यान से पढ़कर ही जो प्रश्न सवाल पूछे जाते हैं उसके हर लाइन में 4-5 लाइनें रहती है, उसके हर एक लाइन में उसका जवाब रहता है। उसको अच्छी तरह से ढूंढ निकालना है और फिर उसी पैसेज का आपको क्या करना है, सारांश लेखन भी करना है। पहले प्रश्न का उत्तर है की कोणत्या घटनाला शिक्षणाची आवश्यकता आहे, स्त्री आणि पुरुष। दूसरा प्रश्न काय होता, दूसरा प्रश्न हा होता की कुठल्या घटकांना शिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे, स्त्री पुरुष। पुन्हा प्रश्न दुसऱ्या आकलन कृतीमध्ये एका वाक्यात उत्तरे लिहा। मानवी जीवन विकासात महत्वाचे स्थान कुणाचे आहे, मानवी जीवन विकासात शिक्षणाला महत्वाचे स्थान आहे, पढ़ाई का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। तीसरी उसमें कोणाच्या शिक्षणामुळे जगात चांगले परिणाम दिसून येतात, इसके पढ़ाई क्या इस वर्ल्ड में अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं, कौन अच्छे मतलब ये हो रहा है, मैंने अभी बताया था। तर स्त्री शिक्षण ही क्या है, आजच्या जगातील पुष्कळ भागात चांगले परिणाम दिसून येतात। ऐसे आसान आसान एक एक वाक्य में लाइन में आप अगर लिखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, मतलब आपको नंबर फिक्स मिल जाएंगे। इसीलिए इसको छोड़ने का नहीं, हड़बड़ाने का नहीं, इसको ध्यान से पढ़ने का। और मराठी के भाषा का पेपर है तो मराठी भाषा में भी आंसर लिखना है, उसमें ज्यादा हिंदी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। अब प्रश्न क्रमांक 3 वही है, आपको और एक पैसेज है आपके लिए। तो पुढील अपठित गद्य उत्तराच्या आधारे दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा। आकलन कृती करायची 2 गुणासाठी। पहले पैसेज ध्यानपूर्वक क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं। विद्वत्ता कोणाकडेही असो, विद्वत्ता कोणाकडेही असो, ती क्षणात मिळणारी बाब आहे। ज्याप्रमाणे झाडाची मुळे एकदम खोल जाऊ शकत नाही, त्यासाठी महिने वर्ष लागतात, परंतु जेवढी खोल मुळे असतात तेवढा त्या झाडाचा काय होतो, पाया भक्कम असतो। तसेच विद्वत्तेचेही आहे, जेवढ्या प्रयत्नाने ती मिळवाल तेवढे प्रभावी तुमचे व्यक्तिमत्व असेल। आपल्याला एकदम विजेसारखं चमकायचे की सूर्यासारखे सातत्याने प्रकाशित राहायचे ते ठरवायचे आहे। विद्वत्ता ही अशी बाब आहे जी केवळ वेळेच्या सदुपयोगाने मिळते। बरं, तिला कोणी तुमच्याकडून काढून किंवा चोरून घेऊ शकत नाही। ती मिळवण्यात खूप धनसंपत्ती खर्च घालवावी लागते। ती मिळवण्यासाठी खूप धनसंपत्ती खर्च घालवावी लागत नाही, पण एकदा ती तुमच्या जवळ आली की संपूर्ण राष्ट्र तुमच्या लखलखत्या प्रकाशाने दिपून जाते। आपण आपला कोणी सन्मान करावा अशी भावना मनातून निघून जाते। सर्वजण तुमच्या सहवासात येण्यासाठी, तुमच्या आदरातिथ्य करण्यासाठी आतुर असतात। थोडक्यात विद्वत्ता तुम्हाला सर्व मिळवून देते, याची तुम्ही स्वप्नातही अपेक्षा केली नसेल। आता बघा प्रश्न क्रमांक 1 ई आपण वाचला, विद्वत्ता का मानव के जीवन में क्या महत्व है। विद्वत्ता हम लेते हैं, जैसे पेड़ रहता है, पेड़ से ये जो जड़ रहती है वो जमीन में जाने के बाद कितना भी हवा आएगी या बादल आएगा या बारिश आएगी तो उसकी जड़ें इतनी मजबूत होती है कि उस पेड़ को उसकी वजह से कुछ नहीं होता है। वैसे अगर आदमी भी विद्वान बन जाता है, पढ़ाई लिखाई करता है, तो वो भी उस पेड़ की तरह एक धष्टपुष्ट और भारी भक्कम बन जाता है, क्योंकि पेड़ के जो जड़ रहते हैं वो जितने नीचे रहते हैं उतने ही उस पेड़ का क्या होता है, पाया जो रहता है वो भक्कम रहता है। वैसे आदमी जितना पढ़ाई करता है, जितना ज्ञान उसके मन में समा हुआ रहता है, उस तरह वो पेड़ में कितना भी संकट आने दो उसको फिर हिलने डुलने की
जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि उसके पास ज्ञान का भंडार रहता है। विद्वान मनुष्य का वही लक्षण होता है कि वो अपने संकटों को बुद्धि से क्या करता है, निष्प्रभ कर देता है। इसीलिए उस पेड़ का उदाहरण दिया है, जिस तरह से पेड़ की जड़ नीचे जमीन तक रहती है तो उसके ऊपर बारिश हवा का कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि उसके जो पेड़ रहे है, जड़ है वो नीचे गई हुई रहती है। और उसी तरह से वो उस पेड़ का जो मजबूतीकरण है वो पक्के से होता है। वैसे ही विद्वत्ता की भी बात यहाँ बताई गई है। एवढ्या प्रयत्नाने ती मिळवता येईल, मिळवाल तेवढे प्रभावी तुमचे काय होईल, व्यक्तिमत्व असेल। और आप जितने विद्वान हो जाओगे, जितने ज्ञानी हो जाओगे, उतना ही आपका पर्सनैलिटी क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। आणि एकदम बिजली जैसा आपकी अगर चमकना है और सूरज के जैसे प्रकाशित रहना है, इस समाज जीवन में कुछ करना है, तो आपको विद्वान बनना है कि नहीं बनना है, काय करायचं आहे, ठरवायचे आहे। आणि विद्वत्ता पढ़ाई करना या ये सदुपयोग की बात है, उससे ही मिलती है। उसके लिए ज्यादा धन खर्च करने की जरूरत नहीं है। और उसका आपके जीवन के साथ साथ ही हमारे राष्ट्र के लिए भी क्या हो सकता है, उसका मदद हो सकती है। आप साइंटिस्ट बन जाओगे, वैज्ञानिक बन जाओगे, वैमानिक बन जाओगे, तो वो हमारे देश के लिए काम आओगे। आपकी विद्वत्ता हमारे भी काम आ सकती है। यानी विद्वान विद्वत्ता तुम्हारा फिर नाम रोशन हो जाएगा आपका। आपको सब कुछ उस विद्वत्ता की वजह से मिल जाएगा, क्योंकि आप उतने ज्ञानी हो जैसे तुम्हाला स्वप्नात ही अपेक्षा केली नसती। और विद्वान लोगों को वही है जो हमने कभी सपने में भी नहीं देखा है, फिर वो बात हमारे अपने आ जाती है। तर झाडाची घटनाकृती आता पहिल्यामध्ये आहे। पुढील कृती क्रमांक 1, पुढील अपठित गद्य उतार्याच्या आधारे दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा। आकलन कृती। विद्वतेची वैशिष्ट्ये कोणती कोणती आहेत बघा। विद्वतेची वैशिष्ट्ये केवळ वेळेचा सदुपयोगाने मिलते। विद्वत्ता काय है, उनकी वैशिष्ट्य है विद्वतेची। अगर हमको विद्वान है तो आप टाइम समय का अगर अच्छी तरह से इस्तेमाल करोगे तो उससे वो मिल जाती है। पढ़ाई करोगे, ज्यादा किताबें पढ़ोगे तो वो मिल जाती है। इसलिए समय का सदुपयोग केवळ काय आहे, वेळेच्या सदुपयोगाने मिळते। दुसरे काय आहे, दो कोणी काढून किंवा चोरी करून घेऊ शकत नाही। आपके पास का ज्ञान का भंडार, आप बूढ़े हो जाएंगे तो भी वो आपके ही काम आएगा, उसे कोई दूसरा छीन नहीं सकता है। कोणी काढून किंवा चोरी करून घेऊ शकत नाही। ती विद्वतेची वैशिष्ट्य आहे। तिसरा वैशिष्ट्य, विद्वत्ता मिळवण्यासाठी खूप धनसंपत्ती खर्च करावी लागत नाही। आणि विद्वत्ता खर्ची ये कम समय में, कम दामों में, कम पैसों में भी आपको मिल सकती है। आप पढ़ाई लिखाई करेंगे, ढंग से पढ़ाएंगे, आपके पास दिमाग का सही इस्तेमाल करेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे, तो कम पैसों में भी आपको मिल सकती है। विद्वत्ता मिळवण्यासाठी खूप धनसंपत्ती खर्च करावी लागत नाही। आणि विद्वत्तेच्या प्रकाशात काय होते, संपूर्ण राष्ट्र दिखून जाते। और सारी जनता, सब लोग अगर से विद्वान बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे, तो ये हमारे राष्ट्र का मजबूतीकरण अच्छी तरह से कर देंगे। हमारे किसी को किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए विद्वतेची जी वैशिष्ट्ये आहेत ते केवळ वेळेच्या सदुपयोगाने मिळते, कोणी काढून किंवा चोरी करून घेऊ शकत नाही। विद्वत्ता मिळवण्यासाठी खूप धनसंपत्ती खर्च करावी लागत नाही। आणि विद्वत्तेच्या प्रकाशात संपूर्ण राष्ट्र दिपून जाते। आणि प्रश्न दुसरा, आकलन कृती मध्ये घटनाकृती पूर्ण करा। झाडाची मुळे खोलवर जाणे, प्रयत्नाची विद्या मिळवणे। तर उत्तर काय आहे, झाडाची मुळे खोलवर जाणे म्हणजे झाडाचा पाया भक्कम करणे। आणि दुसरं म्हणजे प्रयत्नांनी विद्या मिळवणे म्हणजे प्रयत्न व्यक्तिमत्व प्रभावी होते। ये दोनों का आगे लिखनी है। आकलन करती आप पूर्ण। झाडाची मुळे खोलवर जाने, पेड़ की जड़ जमीन के अंदर जाती है, इसका मतलब क्या होता है, पेड़ भक्कम भर भक्कम बन जाता है। और प्रयत्न करने से विद्या मिलने मतलब उससे क्या होता है, हमारा पर्सनैलिटी डेव्हलप हो जाएगी, व्यक्तिमत्व प्रभावी होते। अशा पद्धतीने हे आपण 3 उदाहरणं बघितली आहेत। आप इसे छोड़ना नहीं है, इसे लिखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें उससे ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद उसके जो सवाल पूछे गए हैं उसी के ऊपर ही उसको आधारित क्या करना है, उसको लिखना है। और जो आकलन करती है उसके उत्तर भी क्या है, एक शब्दों में ही बराबर आपको लिखना है, ताकि गलत नहीं लिखना है। इसी के साथ आज का ये अपना पीरियड
समाप्त होता है। धन्यवाद। किसी को कुछ पूछना है? हेलो, इसी तरह से क्या करना है आपको, ये अपठित गद्य उतारा जो है वो जोड़ना है, उसको लिखना है। हॅलो, हॅलो सर, हॅलो सर. झालं का सर संपलं? हो झालं सर, 1 मिनिट झालं माझं, झालं सर. 1 मिनिटापूर्वी संपला पाठ. हाँ बच्चों, कुछ क्वेश्चन पूछना है आपको इस टॉपिक से संबंधित? किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, अपना हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, शायद किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना है सर, सबको समझ में आया अच्छे से। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद, धन्यवाद सर.